तो चलो आज की वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर अप करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव लास्ट वीडियो में भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, लेकिन जस्ट वही ऐड किया था। तो आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में RI बोलेंगे, जिसकी वैल्यू म्यू से लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या होता था जी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये इसकी फॉर्मूला थी। मैंने ये भी बताया था कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट है वो क्या होगा जी? मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाला यूनिट क्या होगा जी? मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऐसा यूनिट ऑफ म्यू इज क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जीरो मतलब म्यू having no unit and no dimension इसकी कोई यूनिट नहीं होती और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर? ये इसकी हो गई म्यू की बात में। अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद एक टर्म आ जाएगी इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब पढ़ेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी फॉर्मूला को जैसे मैंने मान लिया लिखता हूं। मैं इसमें दो तरह की चीजें हैं, इसमें बात करता हूं। जैसे मैं लिखता हूं म्यू टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट नहीं मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसका मतलब होगा, मतलब इसको म्यू टू 1 को कोई हमसे पूछे तो, राइट? तो म्यू टू 1 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू टू अपॉन म्यू 1। समझ में बात में? ऐसे लिख सकते हैं। अब रही बात कि अभी आपने कहा कि म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। तो सी तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि वैक्यूम में और एयर में होता है। तो अगर मैं v1 की बात करूं तो मैं लिखूंगा सी अपॉन v1, राइट? क्योंकि एयर तो फिक्स है। अब इसमें मैं बात करूंगा म्यू टू, तो होगा सी अपॉन v2। चलो इस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो म्यू टू 1 की फॉर्मूला तो म्यू टू अपॉन तो v1 है ही। दूसरा क्या होगा? सी अपॉन v2 और सी अपॉन v1। जब इसको कट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या आपने समझा कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो म्यू2 पर म्यू1 होगा और वेलोसिटी क्या होगी? उल्टा हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली लिखना चाहूं म्यू12 तो मैं क्या लिखूंगा जी? म्यू1 अपॉन म्यू2 और वेलोसिटी हो उल्टा v2 अपॉन v1। क्लियर? ये बातें हम समझा सकते हैं। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दो लॉ था, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट लॉ हमने दिखाए थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या था? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन with respect to angle of sine of refraction is constant for given colored light or given media. This law is called Snell's law, right? उसी Snell's law में बोला था कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू क्या था जी? कांस्टेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? Snell's law। ठीक है जी? ये Snell's law कहते हैं। मतलब हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ है, जिसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर था जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर था, जिसको हम यहां पे क्या लिख रहे थे जी? म्यू लिख रहे थे। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R। म्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू2 अपॉन म्यू1। ये हमेशा एक फॉर्मूला बोलता है और ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। हमेशा ये फॉर्मूला आपको ये सोचना है। ठीक है जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको हमेशा लिखेंगे म्यू1 साइन I इक्वल टू म्यू2 साइन R। आपको याद रखना, आसानी करने आपको सही रहेगा।
पहला का रिफ्लेक्टेडनेस तो पहला का रिफ्लेक्टेडनेस, दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टेडनेस तो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल। तो देखो जी इस वाले फिगर में क्या हो गया कि एयर और वाटर, आपकी लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है, तो रेयर टू डेंसर का मतलब है कि इसको हम जिधर भी लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट आएगी, उस मीडियम को हम म्यू1 बोलेंगे और इसको म्यू2 बोलेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि जिसमें लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट आती है, उसको हम मीडियम फर्स्ट बोलते हैं और मीडियम फर्स्ट के ही बिहाफ पे हम म्यू1 म्यू2 की बात कर रहे हैं और इसको मीडियम सेकंड बोलेंगे। तो सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टेडनेस कितना है? म्यू2। अब इसको मैं लगाऊंगा बाय स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाओ भाई। स्नेल्स लॉ क्या होती है? तो बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे आप? यहाँ देखो आप, साइन आई और अपॉन साइन आर, ये हमेशा बोलता है मीडियम 2 कौन है? म्यू2, और मीडियम कौन है जी? 1। तो इसका रिफ्लेक्टेडनेस भाई 1 होता है। अभी कैसे होगा बताऊंगा, और इसको म्यू मान लीजिए। तो देखो आप, म्यू अपॉन 1, तो यही तो बोले थे जी कि इसी को बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही था कांस्टेंट। ठीक है जी, तो देखो यहाँ वेल्ड हो गया। चलिए इस फॉर्मूला लगाते हैं, साइन आई और साइन आर, तो देखो जी लाइट में जा रही है जी, डेल्टा टू जा रही है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे जी? म्यू1 इक्वल टू, यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे म्यू2 इक्वल टू तुम्हारा एयर क्या है? 1। तो ये बात कहा था कि हमेशा सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मत करो। तो साइन आई अपॉन क्या जी? साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो तुम्हारा क्या जी? म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है जी, तो तुम्हारा म्यू2 क्या है? यहाँ पे 1 है और म्यू1 क्या है जी? म्यू है। तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यू तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और इक्वल आती है। 1 किसकी होती है जी? एयर की, और एयर के अलावा जो भी मीडियम होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? x से बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या है? चीजें छोटी हो जाएंगी। तो मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की मैं बात करूं तो का रिबल, तो साइन आई और साइन आर का बड़ा होगा, साइन से हट गया, तो आई क्या है? छोटा और आर बड़ा दिख जाएगा। देखो आर बड़ा है, और इस केस में देख लो म्यू इक्वल का जी x से बड़ी है यहाँ पे, तो देखो आप साइन आई साइन आर से बड़ी है, मतलब आई क्या है जी? आर से बड़ी है। देखो आपको यहाँ पे आई बड़ी है और आर छोटी है, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई आपको कि सिग्नल्स लॉ लगाना कैसे है। तो सिग्नल्स लॉ हमेशा सेकंड मीडियम का फर्स्ट रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम का फर्स्ट रेस्पेक्ट में, ऐसी बातें आपको करनी है। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडिया, मतलब डिफरेंट मीडियम की हम बात करते हैं। तो चलो जी एग्जांपल के लिए एक बात करता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है म्यू, उसकी फॉर्मूला क्या होती है जी? सी अपॉन वी। हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर एयर, तो एयर के लिए हम क्या बात करेंगे जी? तो चलिए एयर के लिए बात करते हैं। तो एयर के लिए बात करेंगे तो सी है, और मीडियम में क्या है? इसलिए करंट कितना है जी? 1, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या? एयर है, और फॉर्मूला तो पहले से एयर होगा ही, कट गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, एयर की बात आई। चलिए एक और बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है वो किसकी बात करते हैं? ग्लास की बात करते हैं जी। आइए ग्लास की बात करते हैं। तो जरा ग्लास में देख लो, ये कहता है सी अपॉन वी। सी की वैल्यू को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिक्स होता है, और ग्लास को बाय एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि 2 आता है, तो 2 मीटर पर सेकंड। देखो जी कट गया, ये कितना आ गया? 3/2। ये कितना आ गया? 1.5। आपको बोला था ना कि एयर से, एयर का मतलब जो भी मीडियम आएगा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। देखो 1 से बड़ी है। इसी तरह से सिमिलरली, अब मैं तो सबका निकाल नहीं सकता, कुछ कुछ को याद निकालते हैं। तो सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर की जो वैल्यू होती है वो भी आता है 4/3, जिसकी वैल्यू होती है 1.3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या है? सी अपॉन वी, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और मीडियम आपका ग्लास है, तो बाय एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू कितनी पाई गई? आप बताओ, ये डेटा से आपने क्या नोटिस किया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो मीडियम में क्या होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास की बात करें तो उसकी फॉर्मूला जो आता है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन वी। तो सी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इस डेटा से एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है
तो नॉर्मल तरफ क्यों मुड़ती है? क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और जिसके कारण से वो नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से कारण हमको मिल गया। लेकिन अभी तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फोकस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1 और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो होता है 1.5 होता है और वाटर का 1.33 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अलावा जो भी मीडियम आएगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का 1 से बड़ा होता है। ठीक है जी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3 याद करना है। आईआईटी तक जेईई नीट जो भी क्वेश्चन करना है उसको यही 3 याद करना है। इसके अलावा जो भी मीडियम दिया जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा। लेकिन ये 3 नहीं भी देगा तो आपको याद रखना है। द क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर? जब कोई लाइट, जैसे आपको समझा रहा हूं, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो रेयर और डेंसर का डिसीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से डिसाइड करते हैं। मान लो ऊपर में एयर है और नीचे में क्या है? वाटर है। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.33 मतलब 4/3 और एयर की होती है 1। तो इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है जी? डेंसर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है। और ये क्या होगा जी? रेयर है। बात डिसीजन हो गई जी। मीडियम फर्स्ट पता ही इंसिडेंट रहते हैं, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है। जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में आई है, देखो नॉर्मल की तरह बेंड की हुई है। क्यों की हुई है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। ड्यू टू दिस ये लाइट नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो चलो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे इसका आंसर होगा when a light moves from rarer to denser medium, speed of light decreases, and that's why light light shifted towards normal। ठीक है। तो इसका कारण समझ में आ गया आपको जी? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। अगर उल्टा पूछ दिया कि व्हाई डज द लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो उसको उल्टा कर देना। मतलब व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। इसको उल्टा कर देना आपको। अगर डेंसर रेयर से डेंसर में आती है तो स्पीड बढ़ जाती है, अगर उल्टा जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए वो नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका कि व्हाई डज द लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम? तो हम क्या बोलेंगे जी? जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? जिसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब नॉर्मल से क्या होगा? दूर भागेगा। देखो दूर भागा भी है। तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन अ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई लाइट शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब है कि दूर भागेगी। ठीक है। और इसका जो पहला क्वेश्चन था इसका रिवर्स था। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। दोस्तों आज के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स में हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपैरेलल लेयर्स। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात मैं ये समझूंगा कि हमारे पास बहुत सारे लेयर है। जैसे मान लो चलो ऊपर में एयर है, नीचे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हमने वाटर रख दिया। यहाँ पे क्या होगा जी? वाटर हो गया। और नीचे वाले में हमने ग्लास रख दी। सपोज करो तो इस तरह से ग्लास रख दिया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको उसी हिसाब से पहले बना लेते हैं। अब ऊपर में क्या होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे एयर है, इसको मैंने वाटर मान लिया और इसको हमने ग्लास मान लिया। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। कम से कम इतने लेयर की बात करते हैं। जरा देखो कि लाइट जो है रेयर मीडियम, रेयर कैसे थी? क्योंकि ये है एयर, इसका मान लीजिए μ1, इसको मान लीजिए आप μ2, इसको मान लीजिए आप μ3 और फिर हो जाएगा μ1। क्यों? क्योंकि एयर और एयर फिर से रिपीट हो गया।
राइट। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है 1, इसकी होती है 1.33, इसकी होती है 1.55 सॉरी 1.5 और μ1 फिर हो गया 1। जरा आप बताओ यह मीडियम इसके रेस्पेक्ट में देखिए डेंसर, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जी बड़ा है। इसके रेस्पेक्ट में देखो ये 1.33 है, ये 1.5, ये बड़ा है, ये डेंसर हो गया, फिर रेयर हो गया। तो हम जानते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, देखो टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई, क्लियर। फिर यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर देखो जी ये डेंसर है, फिर लाइट क्या होगी जी, फिर उसके बाद यहाँ से लाइट बेंड करती है, तो उस लाइट को और मैं बेंड करता हूँ, ठीक है जी, बेंड कर ली और फिर यहीं पे नॉर्मल खींचते हैं। जैसे लाइट एंट्री की थी उसी तरह से लाइट क्या होगी इमर्ज करेगी। आपको प्रूव करना है कि सपोज करो इसको हमने मान लिया I1, इसको हमने मान लिया R1, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका R1। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल सेम मीडियम में है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो कि ये लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इसको हमने मान लिया सपोज करो R2, तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे R2, तो इस वाले को हम मान लेते हैं I2, क्योंकि जिस तरह से एंट्री की थी उस तरह से निकलेगी, ठीक है। चलो जी इस वाले को हम मान लेते हैं इंसिडेंट रे, क्या मान लेते हैं हम इंसिडेंट रे, और ये सारे लाइटों को रे को हम क्या मानेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि अंदर में है रिफ्रैक्टेड रे। और लास्ट वाला जो हमारा I2 है उसको एक नाम दे दिया हमने इमर्जेंट रे, राइट। और इतना क्लियर हो गया। अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, कैसे लगाऊंगा, इस वाले को हम बोलेंगे इंटरफेस 1, इसको बोलेंगे इंटरफेस 2, इंटरफेस मतलब दो मीडियम का मीटिंग पॉइंट, इसको मैं बोल लेता हूं इंटरफेस 3, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो आप साइड में मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैं लिखूंगा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इसको मैं ना इंटरफेस को, इस इंटरफेस को मैं 1 डिनोट कर देता हूँ, इस वाले को 2 डिनोट कर देता हूँ और इस वाले को 3। मैं लिखूंगा एट इंटरफेस 1 पे देखिए आप, क्योंकि डायग्राम को देखते हुए सोल्व करना है, तो लिखूंगा स्नेल्स लॉ, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं जी, एक दूसरे मीडियम पे हमेशा बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, जिससे मीडियम का होता है हमेशा मीडियम 2, तो मीडियम 2 कौन है μ2 अपॉन μ1, चलो जी, तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू उसका उल्टा होगा वेलोसिटी v1 अपॉन v2, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं एट इंटरफेस 2 पे आइए, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कौन है जी, मीडियम फर्स्ट होगा, मीडियम सेकंड ये हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा साइन R1 और साइन R2, देखो इसके लिए R1 होगा, इसके लिए R2 हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा जी, तो लिखूंगा μ3 अपॉन μ2 और वेलोसिटी क्या हो जाएगा जो उल्टा हो जाएगा v2 अपॉन v3, क्लियर। फिर मैं लिखूंगा एट इंटरफेस थर्ड की बात करूंगा मैं, तो थर्ड इंटरफेस थर्ड की बात करूंगा मैं, तो इंटरफेस थर्ड देखो यहाँ पे आ गए, तो इसके लिए इनको मतलब इंसिडेंट R2 है और रिफ्लेक्टेड बाहर जो निकल गया वो I2 है। जरा देखो आप, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल टू इस मीडियम का इसके रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा μ3 और वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा v3 अपॉन v2। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, जो मल्टीप्लाई करोगे देखो आप,
म्यू टू से कट जाएगा, म्यू वन से कट जाएगा, म्यू थ्री से कट जाएगा, यानी सारे कट जाएंगे और क्या बचेगा 1। तो मैं इसको इसके आगे क्लियर करता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं कैसे करूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी सारे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो क्या किए, तो एलएचएस को एलएचएस में, मिडिल टर्म को मिडिल टर्म में और राइट टर्म को राइट टर्म में लिखेंगे। तो जरा देखो आप, तो साइन I1 अपॉन साइन R2 था इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल टू, अब बीच वाला टर्म को देखो आप, यहाँ था ना म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू म्यू थ्री अपॉन म्यू टू इंटू म्यू वन अपॉन म्यू थ्री, ये हो गया। थर्ड टर्म लास्ट वाला जो था उसको यहाँ लिखते हैं V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V3 और V3 अपॉन V1। जरा देखो ध्यान से कि म्यू टू कैंसिल, म्यू थ्री कैंसिल, म्यू वन कैंसिल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखें, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे कट गए, क्या बचा 1। इसमें भी देखो आप R2 कैंसिल, एक सेकंड लग रहा है कहीं गलती हो गई, साइन R1 साइन R2 अपॉन साइन I2। देखो दोस्तों यहाँ पे R2 लिखा गया, तो जो R1 होना चाहिए था, साइन I को साइन R1 था, यहाँ से मिस्टेक हो गया, तो इसको देखिए R1 से R1 कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, साइन I1 अपॉन साइन I2 इक्वल टू क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो साइन I1 इक्वल टू साइन I2, साइन से हटा दो क्या बची I1 इक्वल टू I2। तो बताओ जी, जिस तरह मैंने बात किया था वही बात हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब है कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगा उसी एंगल पे निकलेगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि I1 इक्वल टू I2। देखो आप, जिस एंगल पे साइन सॉरी लाइट एंट्री करेगी उसी एंगल पे लाइट एंट्री करेगी और सॉरी एग्जिट करेगी। तो मतलब कि इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसे प्रूफ हो गया कि आपका जो है जितने एंगल पे लाइट एंट्री करेगी उसी एंगल पे निकलेगी। इसीलिए इसके बीच में चाहे कितना भी मल्टी लेयर हो, लाइट रिफ्लेक्ट कितना भी हो, लेकिन जिस एंगल पे अगर वो एंट्री करती है उसी एंगल पे एयर में वो आ जाएगी। इसलिए एयर में बोलते हैं ना कि एयर में सीधी लाइन में चलती है, सही बात है। अगर देखो इसी को अगर एयर होता तो सीधी चलती, यानी जो अपना इनिशियल स्टेट था उससे क्या होगा, पैरेलल हो गई। तो कितना से पैरेलल हुई इसके बीच का बात करेंगे, यानी इसके बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से उसने अपना पाथ को चेंज किया, इसी के बीच को डिस्टेंस को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसे लिंक क्वेश्चन क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी अगले स्टेप हो गई लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मीडिया ग्लास टाइप। तो अभी जस्ट हमने अभी क्लियर किया था कि मल्टी लेयर के साथ आपका I1 और I2 क्या था, बराबर था। अब इस वीडियो में कंटिन्यू चल रहा है तो इस टॉपिक को कवर करेंगे कि उसमें एक पॉइंट ये मिला हमको कि लाइट हमेशा एयर में स्ट्रेट लाइन मूव करती है। अगर मीडियम मिल जाती है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब वो एग्जिट करेगी तो आपके इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल पैरेलल को एग्जिट करेगी। तो कितने डिस्टेंस उसने चेंज किया, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसमें इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो स्पेसिंग क्रिएट होगा उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, राइट। अभी देखिए क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब बना लीजिए या इसी को मल्टी लेयर बोल लीजिए। मान लीजिए एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, बीच में ग्लास है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक लाइट जो है एंट्री किया, जिसे लाइट एंट्री किया तो पता है कि ऊपर में एयर है और अंदर में क्या है, ग्लास है। तो ग्लास है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसकी है μ2 और फिर होगा μ1। इसकी वैल्यू होती है μ1 की वैल्यू होती है 1, μ2 की वैल्यू होती है 1.5 और फिर यहाँ पे μ1 आएगा हो गया 1। इसके रेस्पेक्ट में डेंसर है। तो जरा देखो कि लाइट जब डेंसर मीडियम आएगी तो क्या बनेगी, बेंड करेगी इधर को, ठीक है। तो इस तरह से हो गया।
तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इसको मैंने मान लिया I1, अच्छा आई मान लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे अभी हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया कि ये नॉर्मल है, कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसका नाम है OA, और O से लेके O डैश, जो ये वाली जो लाइट है ये कौन सी लाइट है जी, ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर। और ये वाली लाइट कौन सी है जी, ये है इंसिडेंट रे, इफ light does not meet the glass slab, light traveling in the straight line, this dot line show the incident ray, but मीडियम को मिलने की वजह से क्या हो गया कि रेयर से डेंसर में आ रहा, क्योंकि बाहर में क्या है, इधर को एयर है और ये क्या है कि कोई ग्लास स्लैब है, इसकी रिफ्लेक्टिव को हम U2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1.5। तो देखो ये डेंसर है, तो क्या किया जी, ये सीधी नहीं गई, थोड़ा सा बेंड कर गया। फिर यहाँ पे ये है डेंसर और ये है रेयर, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है। तो फिर क्या होगा जी, नॉर्मल से दूर भागा, ये नॉर्मल से देखो जी दूर चला गया, जिसको हम I2 बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो मेरा बना वो कौन सा बना जी, ये वाला बना, जिसको हम D मानेंगे। इसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट को जिसको बोलते हैं O1 इक्वल टू D इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि इट इज द परपेंडिकुलर spacing between इंसिडेंट रे, देखो जी यही लाइन है ना, इंसिडेंट रे सीधी जा रही है, इंसिडेंट रे एंड इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं जी, इमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। तो इट इज स्पेसिंग बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, राइट। इसी डी के बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है, इस डी की वैल्यू कितनी आएगी, राइट। तो हमने क्या कर दिया, एक पूरी नॉर्म को मिला दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गया और इसकी थिकनेस को हमने T मान लिया। तो आपने इसका डेफिनेशन लिख लिया। तो इसकी डेरिवेशन हमें करनी है, O1 जिसको D बोले, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, क्यों, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस वाले जो लाइन हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, क्योंकि देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है और ये आपका एंगल है, तो एंगल और 90 जिस पर होगा वो हो जाएगा आपका बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें इसकी वैल्यू बात करनी है। तो मैं बात करता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, OM क्या लिखेंगे जी, हमें निकालना है O1 निकालना है। बताओ जी हाइपोटेन्यूज में और बेस में रिलेशन कौन देता है जी, कॉस। तो मैं लिखूंगा cos r इक्वल टू बेस, तो बेस क्या है जी OM और हाइपोटेन्यूज क्या है जी O, देखो आप O1। तो देखो जी cos r इक्वल टू OM, हमें पता है T के बराबर होगा, तो OM को हम मानते हैं थिकनेस है T, आमने सामने नहीं थिकनेस, और ये हो जाएगा O1। तो हमें आ गया O1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी T cos r। चलिए हमारा आ जाएगा O1 इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन cos r आएगा जी। चलो हमने ये तो निकाल दिया, ठीक है। अब रही बात कि हमें बात तो करनी है O1 और O2 की बात करनी है। तो जरा बताओ ये पूरे का पूरा क्या होगा, आई हो जाएगा, तो r को उसमें से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा i माइनस r। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 90 है और एंगल है, तो इसका तो ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज काम करेगा। तो मुझे हाइपोटेन्यूज में और परपेंडिकुलर में रिलेशन को साइन देगा, तो मैं साइन की बात करूंगा। तो देखो जी उस ट्रायंगल में लिखूंगा मैं, तो इन ट्रायंगल क्या लिखा है O1 और O2 क्या हो जाएगा साइन i माइनस r, क्योंकि एंगल कितना है i माइनस r मैंने माना है, देखो यहाँ पे i माइनस r, साइन i माइनस r इक्वल टू क्या होगा जी
परपेंडिकुलर क्या है डी, और आपको हाइपोटेन्यूज कौन है जी, आपका हाइपोटेन्यूज है ये वाली ओ ओ डैश ओ ओ वन, तो हमें डी निकल गया ओ ओ वन नहीं ओ वन ओ टू, सॉरी ओ वन ओ टू है हमारा ओ वन ओ टू, क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन आई माइनस आर, और देखो जी डी इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं डी अपॉन कॉस आर, यहाँ हो जाएगा साइन आई माइनस आर योर फाइनल आंसर। बट आर निकालने के लिए बाई सेलेंस लॉ से, बाई सेलेंस लॉ से आपको आर निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा जी म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, या आप पढ़े होंगे इस तरह से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हमेशा होता है सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में म्यू वन अपॉन म्यू टू, आप इससे आप यहाँ से आर निकाल लेंगे तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके वो समझाऊंगा इस फॉर्मूला का अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर जो हमने डेरिवेशन किया उस पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ेंगे कि अ रे ऑफ लाइट एंटर्स, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देखो जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल यहाँ भी दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल, और आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इसका मतलब है कि आपसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक ट्रैवर्स ऑफ डिस्टेंस इनसाइड द ग्लास, इट ट्रैवर्स ऑन द लाइट, इसका मतलब है कि ये आप देखो ध्यान से क्वेश्चन को जरा करेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, आप समझ जाओगे। देखो क्या कह रहे हैं कि लाइट आई, ऐसे एंट्री की और ऐसे निकल गई, यही बात है जी। तो आपको इसको O1 माना था, O माना था, इसको M माना था, इसको O1 माना था, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको O2 माना था। यानी आपके बुक में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी जो हम निकाले थे, जो बोले थे O1 जिसकी वैल्यू निकाला था T अपॉन कॉस आर, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको 5G। ध्यान से देखो आप, इट ट्रेवल्स और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर वो दे रखा है आपको, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ है। और पूछ क्या रहा है आपसे, तो चलो इसको हम मान लेते हैं आई, ये दे रखा आपका आर, और इसकी म्यू की वैल्यू रखेंगे √3, बात खत्म। चलो जी फॉर्मूला क्या था हमारा लेटर का, टी इक्वल टू था O1 यानी था टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस क्या था जी आर था नहीं वाला। तो जरा बताओ इसकी पूरी वैल्यू दे रखिए 5 गिवन है, आई पता है 60, तो देखो तो मैं लिख दूंगा आई हमें पता है कितना 60 डिग्री, हमें आर पता नहीं है, तो लिख देंगे बाई सिनेल्स लॉ से निकाल लेंगे, बाई सिनेल्स लॉ क्या था जी μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है जी, तो μ1, तो देखो जी यहाँ पे μ1 क्या हो जाएगा एयर है, और यहाँ पर μ2 क्या हो जाएगा √3। तो जरा देखो यहाँ से, तो μ1 कितना हो जाएगा आपका 1, साइन आई कितना हो जाएगा जी, तो साइन दिया हुआ 60 डिग्री, μ2 √3 और साइन आर नहीं पता, तो 1 इंटू ये कितना होगा साइन 60 √3/2 हो जाएगा, भाई हो जाएगा √3 और हो जाएगा साइन आर, √3 कैंसिल कर तो कितना हो जाएगा 1/2, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा जी, क्या मैं लिखता हूँ 1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन आर। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखोगे साइन आर इक्वल टू 1/2, तो साइन आर इक्वल टू साइन कितना 30 डिग्री। ठीक है जी, वो 30 डिग्री होती है, तो आर हटा तो कितना रहेगा 30 डिग्री। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को लेके आओ यहाँ पे, तो डी इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ पुट कर दो 5 और यहाँ साइन आई कितना है जी 60, आर कितना है जी 30, तो डी इक्वल टू कितना 5 साइन 60 होगा, साइन 30 कितना होगा 1/2, यानी आपका आंसर आ गया 5/2 सेंटीमीटर का आंसर आपका आ चुका है। ये है आपकी पूरी क्वेश्चन। तो अभी मैंने जस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन कराया था, उसका डेरिवेशन कराया था, ये भी वही चीज है, इसमें एंगल को आई को हम बहुत छोटा मान रहे हैं,
तो इसको देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलो जी, हमारा जो ए बी है ये हमारा क्या होगा जी, थिकनेस हो जाएगा, इसको हम टी मान रहे हैं, राइट। तो जरा बताओ कि मुझे सी सी डैश यानी हमें निकालना क्या है, सी सी डैश, जिसको हम डी बोल रहे हैं, जिसका नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन उस तरह का ही और थोड़ा सा चेंजेज है। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, मुझे इसमें और इसमें रिलेशन निकालनी है। तो चलो जी, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कॉस आर इक्वल टू क्या होगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे जी, वो है आपका बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। तो ए बी को हमने क्या माना है जी, ए बी को हमने टी माना है, यहाँ पर टी ले लेते हैं और हो जाएगा ए सी। अब हम क्या लेंगे जी, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, राइट। फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे वेरी स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे cos आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा टी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, तो ए सी की वैल्यू कितना है टी। छोटे से एंगल की बात किया तो अब समझ गए जी, तो हमारा ए सी निकल गया। अब इस दोनों में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन आई माइनस आर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। तो हमारा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, सब ए सी साइन आई माइनस आर, राइट। और हम जानते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो चलो जी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी इक्वल टू ई सी, इसी को कितनी है जी टी, और साइन आई माइनस आर को क्या लिखेंगे, सिंपल एंगल लिखेंगे आई माइनस आर। तो मैं डी इक्वल टू टी और इसमें से आई कॉमन ले लेता हूँ, आई कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं आई को पहले लेता हूँ, हो जाएगा आई टी और अंदर का हो जाएगा 1 माइनस, जब आई कॉमन हो गया तो इसमें डिवाइड हो जाएगा आई से, आर अपन क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। चलो जी, इतना तो मेरा बन चुका है। अब इन दोनों में रिश्ता निकालना है मुझे, आर और आई में क्या होगा, इसको लिखेंगे हम बाय सेनेंस लॉ। क्या लिखूंगा भाई, बाय सेनेंस लॉ क्या लिखूंगा, म्यू वन साइन आई को सिर्फ आई, क्यों, छोटे एंगल के लिए, म्यू टू साइन आर को क्या लिखोगे जी, सीधे आर लिखोगे आप। तो जरा बताओ कि यहाँ पे हमारी लाइन कहाँ से आ रही है जी, म्यू वन इक्वल टू 1 है, म्यू टू इक्वल टू का म्यू है। तो चलो वही रखते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू आई, म्यू टू होगा म्यू, आई इंटू हो जाएगा आर। जरा देखो तो आर अपॉन आई को हम क्या लिखेंगे आज, 1 अपॉन म्यू लिख देंगे। अब इसको लाके यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी इक्वल टू आई टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल आई एंड आर। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो हमने टॉपिक कवर किया, इसमें भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ही बात है, इसमें बीम विड्थ आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। जैसे मैंने एक प्लेन सरफेस बनाया और ये प्लेन सरफेस दो मीडियम का क्या है, इंटरफेस है, तो ऊपर में क्या है, रेयर है, रेयर मीडियम या डेंस मीडियम, तो ऊपर में एयर है और नीचे कोई वाटर या कुछ भी ले लो आप, इस दो मीडियम है। हमने देखा कि दो पैरेलल इंस्टेंट ड्रॉ किया और दोनों का एक्टिविटी देखो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हमने इसके जो इंटरफेस से हमने इसमें परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, और इसके रिफ्रैक्टेड रे पे इसके इंटरफेस में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, और दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल है। इसकी डिस्टेंस d1 है, इसकी डिस्टेंस d2 है। d1 और d2 में क्या रिलेशन होगा, इसी को हम बोलेंगे हमारा बीम विड्थ, क्योंकि हमारा बीम देखो इनपुट में कैसा था, मतलब इंसिडेंट कैसा था, और इमर्जेंट कितना है, रिफ्रैक्शन कितना है। तो इन दोनों के बीच में विड्थ का हमें कंपैरिजन करनी है, तो आइए कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दोनों कंपैरिजन में ये जो ए बी है वो कॉमन साइड है, और देखो इस तरह का ये क्या बन रहा है, एक तरह का पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, पहले लिखेंगे d1, तो ये क्या है जी, बीम, तो ये हमारा है बीम विड्थ, ये क्या है, बीम विड्थ है हमारा, बीम विड्थ इन मीडियम फर्स्ट। उसी तरह से
सिमिलरली B2 क्या है, बीम विड्थ कौन सी मीडियम है जी, सेकंड मीडियम है। क्लियर। उसके बाद इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जी ऊपर में, ए डैश ए और बी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए डैश और बी में ट्रायंगल में हमें क्या लेना है, तो उस वाला ट्रायंगल में आप जरा देखो कि आई है, ए 90 माइनस आई है और ए भी 90 है, तो कितना हो जाएगा जी, आई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ उसमें साइन आई लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिलेशन नहीं बनेगा। हमको क्या चाहिए, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और इसके उसके बीच में कॉस आ जाएगा, तो मैं कॉस लूंगा। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस आई इक्वल टू बेस, यानी बेस कौन है इसमें, d1, ठीक है, बेस कौन है d1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है जी, ab, ठीक है। यानी हम ab की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, d1 cos i, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। तो सिमिलरली दूसरी जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, चलो ए बी बी डैश, क्या लिखेंगे, ए बी डैश, क्या लिखेंगे जी, cos r। तो cos r देखो जिस पर एंगल और 90 होता है, जिस पर एंगल ये 90 डिग्री का है लेकिन दिख नहीं रहा आपको, 90 मानना है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, क्या लिखेंगे जी, d2 अपॉन हो जाएगा ab। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, तो ए बी कॉट क्या हो जाएगा, d2 cos r, देखो जी ये भी दोनों बन गए। तो जरा बताओ कि इस चक्कर में हमारा देखो तो ए बी cos i और ए बी cos r, तो देखो जी यहाँ पे cos i इक्वल टू d1 पर ए बी था, तो सॉरी यहाँ पे ए बी तो d1 इक्वल टू होगा, सॉरी यहाँ पे देखो गलत हमने लिख दिया, तभी में इक्वेशन गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि d1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी cos i, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू हो जाएगा ए बी cos r, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो d1 अपॉन d2 आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, d1 अपॉन d2, और तो इसमें हमने देखा इक्वेशन 2 और 1 को जो डिवाइड करके आया था, d1 अपॉन d2 cos i अपॉन cos r, यानी और इस i और r का अगर वैल्यू चाहिए आपको तो सेकंड लॉ से v1 sin i इक्वल टू v2 sin r से निकाल देना। तो इस तरह से इस पूरी वीडियोज में मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट के 3 तरीके से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल एंगल के लिए, और फिर इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में, इस पर हमने पूरी कवर किया है। तो इस वीडियोज में हमने सारे जितने भी डिस्प्लेसमेंट थे उसको हमने कवर किया। तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमें किस पर क्या चाहिए, क्या इसमें न्यूमेरिकल चाहिए आपको, तो मैं इसके अलावा से एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और जितने भी आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड जितने भी चाहिए हमारे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ को अपलोड कर देंगे और आप वहाँ से लिंक से आप फॉलो कीजिएगा मुझे, और सारे आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके।